बिना बेल बॉन्ड, निजी मुचलके और जुर्माने की राशि जमा, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। प्रशासन से आश्वासन के बाद माने एनएमसीएच के डॉक्टर। जूनियर डॉक्टरों ने कहा लोगों के आक्रोश से खतरे में उनकी जान सुरक्षा की शर्त के साथ वापस काम पर लौटे डॉक्टर। बलिया के जिला अस्पताल में हुआ हंगामा, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर परिजनों ने की अस्पताल में तोड़फोड़, एक अस्पताल कर्मी हुआ जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे तो आज से पूरे बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन शुरू की गई है। शाम 4 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटे का कर्फ्यू भी लगेगा। अब पूरे बिहार में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर भी शाम 4 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। तो इसी के बदले हुए गाइडलाइंस को देखते हुए पटना के बोरिंग रोड, डाक बंगला समेत लगभग सभी दुकानों ने 4 बजते ही दुकानें, प्रतिष्ठान और मंडियों को बंद करते देखा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने आज से एक नई गाइडलाइन शुरू कर दी है। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड में, जहां पर तमाम जो दुकानें हैं वो अपने आप बंद कर रहे हैं। देखिए 4 बज गए और सभी दुकानें लगभग राजधानी पटना के बंद कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है। तो शाम 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद लगभग दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं और कुछ दुकानों ने पहले से बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बंद करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार दुकानें जो हैं बंद हो गई हैं और शाम को 6 बजे से, यानी कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आलम रहेगा। यानी कि राजधानी पटना को ही नहीं पूरे बिहार में ये चीज़ें लागू की जाएगी और इस नए गाइडलाइन के मुताबिक अब बिहार के अंदर जो दुकानें हैं वो अब शाम 4 बजे के बाद से बंद हो जाएंगी। सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 2 घंटे बाद से कर्फ्यू शुरू हो जाएगी। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, 6 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपको नई गाइडलाइन के मुताबिक जब चलेंगे तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जितनी तेज़ी से बिहार की राजधानी पटना और तमाम दूसरे ज़िलों में देखने को मिल रही है, स्थितियाँ बहुत ही भयावह है। और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन लॉकडाउन की ये जो दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत शाम 4 बजे से दुकानें बंद है। आप देखिए कि तमाम जो दुकानदार हैं जो इस वक्त खुले रहते थे वो आज से सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे और 4 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और जो दुकानें खुली रहेगी उनके ऊपर कोविड-19 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि शाम 4 बजे के बाद से 2 घंटे बाद कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर के आप दुकानें आपकी भी थी क्या? आप यहाँ दुकान में आए थे या आपकी दुकानें? नहीं, हम सेल्समैन हैं सर। अच्छा जी। आपको पता है नई गाइडलाइन के मुताबिक हाँ। 4 बजे तो दिक्कतें होगी लोगों को? हाँ, दिक्कत तो होगी सर। लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हाँ। तो ऐसे में इसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात है जी सर, लॉकडाउन नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ना सर। सब प्राइवेट संस्था वाले को तनख्वाह नहीं मिलेगा, बहुत सा प्रॉब्लम है। कम से कम तनख्वाह तो मिलेगा जी। राहत की बात, ये राहत की बात है सर। बिल्कुल। तो कुछ राहतें हैं, कुछ रियायतें हैं जिसको लेकर के शाम 4 बजे के बाद दुकानें आपको राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें बंद रहेगी और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। और कर्फ्यू में तमाम जो पुलिस की गश्तियां हैं वो आने जाने वाले लोगों को, हालांकि इसमें अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है। जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं वो अस्पताल में जा सकते हैं। जो अनिवार्य सेवाएँ हैं जैसे दूध की सेवा, दवा की सेवा, वो खुली रहेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, वीआईपी न्यूज पटना। बिहार में बढ़ते कोरोना को देखते हुए तो जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से यहां कुमार गौतम ने
जगहों का जायजा लिया और खुद वो वहां पर स्थानीय जो इलाके बताए जा रहे थे वहां पर जाने के बाद से उन्होंने ये देखा कि 4 बजे का जो वक्त तय किया गया था, 4 बजे के वक्त के बाद से जो सभी प्रतिष्ठान हो या फिर अगर दुकानों की भी बात करें या फिर मंडियों की बात करें तो तमाम जगहों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि पहले से ही इस बात का ऐलान किया गया था कि 4 बजे से सभी दुकानों के शटर गिर जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार राज्य सरकारें अपने ओर से कड़े कदम उठा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये पीक कब थमेगा और लोगों को इससे कब इजाजत मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का, तो मुन्ना प्रसाद गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सख्ती से पालन कराने को लेकर बीडीओ मधु कुमारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होकर गुजरा। इस दौरान बीडीओ ने लोगों से कोरोना के संबंध में जारी किए नियमों का पालन करने की अपील की। मैं 5 व्यक्ति से अधिक का एकत्रित होना। तो लगातार इस तरीके के ऐलान भी आप सुन रहे हैं कि माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी ही ये खबर गिरिडीह से आई जहां पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम किया गया, क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें भी और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आते रहते हैं जब लोग ये कहते हैं कि लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है और वो ये तमाम कोशिशें कर रही है, एहतियात बरतने की कोशिशें की जा रही है कि राज्य में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार दिन पे दिन उसमें जो इजाफा हो रहा है उसको किसी भी तरीके से काबू किया जा सके। और ऐसे में इसी वजह से जो जागरूकता की कमी बताई जा रही थी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जागरूकता की कमी है, लोग अभी भी कोरोना को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये किस प्रकार की महामारी है और इसी वजह से ये जागरूकता अभियान लगातार ऐसे कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर चलाए जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, ताकि लोगों को ठीक तरीके से जागरूक किया जा सके। कोरोना महामारी से जुड़ी जो तमाम जानकारी है, जो तमाम गाइडलाइंस है, उनका पालन करवाए जाने के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वो जागरूक हो और उसके बाद ही उनसे किसी भी तरीके के गाइडलाइंस का पालन करवाया जा सकता है। और ऐसे में एक ये मंजर भी देखने को मिला जब यहां पर आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो जवान है, हमारे जो देश के जवान हैं, वो सड़कों पर खुद उतर आए फ्लैग मार्च करते हुए। उन्होंने पहले तो फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को माइक के साथ अनाउंस करते हुए एक तरीके से चेतावनी भी जाहिर करने की कोशिश की कि आखिर कितनी भयावह स्थिति अभी कोरोना के वजह से पूरा देश झेल रहा है। तो ऐसे में जागरूकता अभियान ये देखने को मिला और जो सुरक्षा कर्मी दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया था। तो वहीं अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कोविड जांच केंद्र के दूर होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए अमलाई कालरी वॉलंटियर ने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से मांग की है कि ग्राम पंचायत में ही कोविड-19 जांच केंद्रों का खुलवाया जाए। तो अब ऐसे में लगातार ये अपील कि जहां पर कोविड-19 की जांच के लिए अभी सेंटर्स नहीं खोले हैं, उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीएमओ हमारे डॉक्टर आर के वर्मा सर के निर्देशानुसार यहाँ आज हम लोग कोविड का कैंप कर रहे हैं। इसमें रैपिड जांच कर रहे हैं हम यहाँ। जो भी कोविड संक्रमित जो भी पेशेंट हैं या जो भी लोग हैं उनकी यहाँ हम जांच करेंगे। जांच करने के बाद में उनकी दवाइयाँ अवेलेबल कराएंगे और जो भी ज़रूरत के सामान होंगे, जो भी ज़रूरत की मेडिसिन है, जो भी ये सब हमें उपलब्ध कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कोविड से लोगों को बचा सके। देखिए, हमारे ग्राम पंचायत बरगवा क्षेत्र में विशेषकर कोरोना महामारी एक बड़ा रूप ले चुका है और इसके लिए हमने जिला प्रशासन, जिले के मुखिया कलेक्टर साहब से निवेदन किए थे। साथ ही हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री राय साहब से निवेदन किया था कि यहाँ पर जांच की जाए, जिसको उन्होंने वर्मा जी को, जो हमारे बीएमओ हैं, उनको प्रभार देते हुए एक विशेष जांच दल भेजा है, जिससे आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के कारण और अशिक्षा के कारण जो लोग जिला स्तर पे जाके अपनी जांच नहीं करा पा रहे थे, उन्हें घर घर पहुंचकर जांच की व्यवस्था।
तो अनूपपुर की ये खबर आपको दिखा रही है कि कैसे गांव में जांच केंद्र खुलवाने की लगातार मांग तेज होती जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी में किसी प्रकार के कोरोना के लक्षण नजर आते भी हैं तो भी जो जांच केंद्र बनाए गए हैं कोविड के, वो गांव के इलाके से काफी दूर है, जिस वजह से काफी कठिनाइयों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। और इसी वजह से लगातार ग्रामीण वासियों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि उनके गांव के भीतर ही एक जांच केंद्र बनाया जाए और यहीं पे कोविड को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर जांच की जानी चाहिए, ताकि जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन कठिनाइयों से, उन मुसीबतों से दो चार ना होना पड़े और उनकी जांच भी सही तरीके से की जाए, ताकि वो अपने परिवार को भी ठीक तरीके से वहां केंद्र पर लेकर जा सके। जो जांच के लिए जो केंद्र वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो उन जांच केंद्रों तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीण वासियों को, क्योंकि ये गांव के बाहर का इलाका बताया जा रहा है जहां पर इस जांच केंद्र को स्थापित किया गया है। और ऐसे में इसी वजह से लगातार ये मांग उठ रही है कि वो भी अपना इलाज करवाना चाहते हैं और टेस्ट भी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि गांव के बाहर होने की वजह से जांच केंद्र जो एक दूरी उन्हें तय करनी पड़ रही है, ऐसे में उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से लगातार ये मांग उठाई जा रही है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं और लगातार दिन पर दिन जो कोरोना मरीजों की संख्या में ये इजाफा दर्ज किया जा रहा है, इसी वजह से गांव वासियों में भी ये चिंता देखी जा सकती है। और यही कारण है जिस वजह से गांव वासी भी अब लगातार राज्य सरकार से मांग उठा रहे हैं कि उनके लिए जल्द से जल्द एक जांच केंद्र की तैयारी उनके गांव में कर दी जानी चाहिए, स्थापना कर दी जानी चाहिए, ताकि गांव वासियों को, जो ग्रामीण वासी बताए जा रहे हैं, उन्हें दूर तक जांच केंद्रों तक ना जाना पड़े और अपने परिवार समेत अगर वो अपनी जांच करवाना चाहते हैं तो जांच के लिए इस जांच केंद्र पर सही समय रहते हुए पहुंच पाए, और ताकि जो लोग और भी उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें ये संक्रमण ना फैले। तो इस वजह से ये मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द जांच केंद्र गांव के भीतर ही स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ग्रामीण वासी लगातार अपनी मांग को राज्य सरकार के समक्ष रख रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले पर सुनवाई करती है और कितनी जल्द इस पूरे मामले को देखते हुए, सुनवाई करते हुए यहां पर जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और वहीं शाहजहांपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो मतदान जारी था वो खत्म हो चुका है। मतदान के दौरान वहां तैनात मेडिकल टीमें और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। मतदान कर्मी शिक्षक की हालत अचानक बिगड़ गई, पर शिक्षिका को चिकित्सीय किसी तरह की मदद नहीं मिली, जिसके पास शिक्षिका ने अपना वीडियो और ऑडियो जारी कर जिला प्रशासन की खामियों को गिनवाया। मेरा नाम अपर्णा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बखिया ददरौल से हूँ मैं। मेरी ड्यूटी कलान में उच्च प्राथमिक विद्यालय दसिया में लगाई गई है। मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बोले अभी रुको अभी रुको, और ना मुझे जाने दिया जा रहा है और ना ही मुझे किसी सुविधा दी जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। अब बताइए ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? अगर मेरे परिवार में अगर मुझे किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी भगवान करे होती है तो इसका दायित्व कौन होगा? टीचर को ये लोग क्या समझते हैं? कृपया करके हेल्प कीजिए। मेरा नाम
तो ये तस्वीरें और ये वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से ये महिला इस वीडियो में तड़पती हुई नजर आ रही है और अपने लिए गुहार लगा रही है राज्य सरकार से कि उनकी मदद जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि जब उन्होंने अपनी शिकायत सामने रखी तो उनकी मदद को कोई भी तत्पर नहीं दिखाई दिया, कोई भी वहां मौजूद नहीं नजर आया। और इसी वजह से ये महिला जो पीड़ित बताई जा रही है, इसका ये कहना है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके घर पर एक बच्चा भी है, उनके पति भी है, और ऐसे में जब वो संक्रमित है तो वो ऐसे में घर कैसे जा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि अध्यापिका ने जो वीडियो जारी किया और इस वीडियो में कहीं ना कहीं जो खामियां गिनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार ये अपडेट जारी किया जा रहा है कि लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार लगातार सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर की अगर बात की जाए तो ऐसे वीडियोस और ऑडियोज भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो को देखा और इस ऑडियो को भी सुना कि किस प्रकार से राज्य सरकार की खामियों का उजागर हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि जो धरातल पर इसे पूरी तरीके से जो एक मदद की गुहार के लिए हाथ आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी मदद की गुहार लगाता है तो राज्य सरकारें तत्पर रहेंगी और उनकी मदद पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कमियां और जो खामियां है राज्य सरकारों की तरफ से वो भी खुलती हुई नजर आ रही है। पोल पट्टी जो है वो राज्य सरकारों की खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से शाहजहांपुर की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो मतदान खत्म हो चुका है अब, और ऐसे में मतदान के दौरान ही वहां पर मेडिकल टीमों, जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे शान की ये जो खबर सामने आई है, एक अध्यापिका लगातार राज्य सरकार से गुहार लगा रही है कि वो पीड़ित है, कोरोना संक्रमित हो चुकी है, वो इसकी पुष्टि कर ली गई है, लेकिन उनके लिए मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस पे क्या मामला ऐसा है, मामला शाहजहांपुर जिला मुन्नापुर थाना पे ड्यूटी पे लगी एक शिक्षिका जो थी वो काफी मतलब उनके पति जो थे कोविड से जूझ रहे थे, उसके दौरान उनकी जो है ड्यूटी जो है लगा दी गई थी। और जब ये यहाँ पर आई है तो मतदान करने के बाद में इनकी भी तबीयत जो है खराब हुई और जो है यहाँ पर उनका इलाज के लिए उन्होंने जो है प्रशासन ने कहा वहाँ के लोगों का, मगर उनको कोई जो है स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं हो पाई। इसको लेकर उन्होंने अपना वीडियो जो है वायरल किया, ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल किए, जिसके बाद जो है यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं इंद्र विक्रम सिंह, उन्होंने कहा ये मामला कुछ ऐसा नहीं है जैसा जो बताया जा रहा है। फिलहाल उस महिला को तत्काल जो है वहां से हटाकर जो है जिला अस्पताल भेजा गया और वहां पर दूसरी शिक्षिका की नियुक्ति की गई ताकि बोर्ड मतदान में कोई दिक्कत ना आए। जी ठीक है, लेकिन आपका यह कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही है उन तक मदद पहुंचाने के, वहीं महिला कुछ और ही आरोप लगा रही है और ऐसे में ना जाने और कितने लोग होंगे जो कि मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन उन तक मदद मुहैया नहीं कराई जा पा रही। तो कहां पर राज्य सरकारें फेल होती हुई नजर आ रही है? देखिए सरकार जो अपने बस चुनाव को कराने में लोग बता रहे हैं लगी हुई है, और जब उसको मालूम प्रशासन को उन्होंने बताया था कि मेरे पति जो है कोविड से कोरोना से जूझ रहे हैं, हमारी ड्यूटी वहां न लगाई जाए, उन्होंने शिकायत पत्र भी दिया था, उसके बावजूद भी ड्यूटी उसकी लगाई गई और काटी दी गई। तो कहीं ना कहीं सवाल ये होता है कि जब वो उनके पति हो सकते हैं तो ये भी कोरोना पेशेंट हो सकती है, तो इस बात का ध्यान प्रशासन को कहीं ना कहीं रखना चाहिए था। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ी, आपको बता दें कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय में आग लग गई और आग लगने से ऑफिस में रखे नामांकन से जुड़े कागजात जलकर खाक हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तो पटना की ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही कि कैसे यहां पर एक भीषण आग ने रूप लिया और यूनिवर्सिटी में आग लगने के बाद जो दस्तावेज बताए जा रहे थे वो जलकर खाक हो गए। को जानकारी मिली कि पटना विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आग लगी है, जहां जरूरी कागजात, नामांकन से जरूरी कागजातें अभी यहाँ रखी जाती है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये मेन कैंपस का पटना यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे बहुत सारी जरूरी कागजात की भी जलने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत सारी, हम कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर जल्द से जल्द आग पर काबू नहीं की गाड़ी।
और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो खबर पटना से सामने आई कि पटना यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय में आग लग गई, वहां पर जरूरी कागजात भी रखे हुए थे, नामांकन पत्र खासतौर पर बताया जा रहा है कि वो जलकर खाक हो गया, तो ऐसे में किसे लापरवाह ठहराया जा रहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, हम तो जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है वैसे वैसे आगजनी की तमाम घटनाएं जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में ही अगर बात करें हम तो राजधानी पटना में का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय है पटना यूनिवर्सिटी, उसके एडिटोरियल सेक्शन में कहीं ना कहीं आग लग गई है, जिससे कि काफी जो है छात्रों के भविष्य जो है वो अदर में अब दिख रहे हैं। वैसे सुरभि मैं बता दूं आपको कि लगातार जो लगातार बीते वर्ष और इस वर्ष भी कहीं ना कहीं छात्रों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरमरा गया है। ऐसे में नामांकन के जो कागजात होते हैं वो कहीं ना कहीं इस आगजनी के शिकार हुए हैं, आग में जल चुके हैं। ऐसे में अब छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें हम तो मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने तिरबहोर थाना क्षेत्र में ही ये पूरा पटना यूनिवर्सिटी का ये कैंपस पर पड़ता है जहां पे एडिटोरियल सेक्शन में आग लगी है। कार्यालय का पूरा अगर बात करें हम तो कागज जो है वो आग के लपेटे में आ गया और जल गया है। ऐसे में अगर बात करें तो 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और एक छोटी दमकल की गाड़ी जो है वो अंदर तक जाती है और आग पर पूरी तरह से काबू पाती है। ऐसे में अगर बात करें हम तो कई कागजात ऐसे जल गए हैं जिनका कुछ अभी आता पता नहीं चल रहा है। वैसे अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नामांकन से जुड़े पेपर हो सकते हैं। ठीक अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त जो काम आ जाए वो ही भगवान समान होता है। ऐसा ही एक दृश्य जौनपुर जिला अस्पताल के बाहर देखने को मिला, जहां अस्पताल में आए कुछ मरीज जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला और उनके परिजन उन्हें लेकर अस्पताल के बाहर ही बैठ गए, जिसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरीजों को देख प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक आगे आए और बिना पैसे लिए एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर मरीजों को तत्काल उपलब्ध कराया, जिससे उनकी जान बच पाई। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन के अभाव में ये मरीज अस्पतालों द्वारा भर्ती न लेने पर तड़पते हुए बरामदे में ही पड़े हैं। ऐसे में सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं और उन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर मेरे पिताजी को जो है ऑक्सीजन इनका 55 है। 55 है? हाँ सर इमरजेंसी में मैं गया तो वहाँ ऑक्सीजन मिला नहीं, 4 लोग लगा हुआ है, बोले कि किसी खाली होगा तब मिलेगा। और सर इनके मुंह से बाजार आना फिर आना शुरू कर लेकिन सर किसी ने कुछ किया नहीं है। बेड और नहीं मिल रहा? कुछ नहीं सर। जो मरीज है इनका क्या नाम है? इनका नाम रमाशंकर तिवारी है। कहाँ का रहने वाला? मारू सर। आप कौन है? मैं इनका लड़का हूँ। क्या नाम आपका? ऋषिकेश। कब से आप लेके यहाँ हैं? सर आधे घंटे हो गए। ये एम्बुलेंस ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिला? सर ये भाई साहब ने ऑक्सीजन दिया। पैसा नहीं है? पैसा नहीं है? नहीं कुछ नहीं, ऑक्सीजन का कोई चार्ज कोई मतलब नहीं। तो जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल्स के बाहर ही ऐसे सड़कों पर पड़े हुए मिल रहे हैं और लेकिन इनके सुध लेने के लिए कोई आगे नजर नहीं आ रहा। तो अस्पतालों की हालत कितनी बदहाल हो चुकी है, जहां पर मरीजों को बेड भी नहीं मिल पा रहा है, जहां एक और योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे करते हैं कि लोगों को हर वो मदद पहुंचाए जाने की हर प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से जिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की जिला अधिकारियों के साथ की बैठक के बाद समस्तीपुर के जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत की, जहां सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को जनता से साझा किया गया। साथ ही उन्होंने जिले में ऑक्सीजन के आपूर्ति के लिए कर्पूरी ग्राम स्थित ऑक्सीजन प्लांट को चालू किए जाने की बात भी कही। में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है।
अभी तक हम लोगों को भागलपुर से ऑक्सीजन मिल रहा था। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिला करके हम लोग को लगभग 160 जंबो सिलेंडर का रिक्वायरमेंट था जो मिल रहा था। आज से हमारा अपना रिफिलिंग प्लांट जिले में चंदुका एयर गैसेस कर्पूरी ग्राम में चालू है और एक दिन में 1200 के आसपास सिलेंडर भरने की उसकी कैपेसिटी है। तो वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन भी हम लोग को प्राप्त हो चुका है। तो अब वो प्लांट चल रहा है, हम लोग वहीं से भरवा रहे हैं। और वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नगर निगम के ओर से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की भी अपील की जा रही है। और रोहतास में सरकारी फरमान आम लोगों की मनमानी के आगे घुटने टेकते दिख रहा है। सरकारी निर्देशों पर लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विक्रमगंज थाना क्षेत्र के रेडिया गांव से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण काल में आयोजित शादी समारोह में बार बाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं देखा गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।